प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन धानिया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा। आज की इस कक्षा में हम प्रयोजनमूलक हिंदी के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, या किस किस क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता है। तो हिंदी भाषा पर जो प्रयुक्तियों के आधार पर प्रयोजनमूलक हिंदी के जो क्षेत्र हैं वो वाणिज्य एवं व्यापार क्षेत्र, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र और कार्यालय हिंदी क्षेत्र, विधि क्षेत्र, सामाजिक एवं विज्ञान क्षेत्र, संचार माध्यम क्षेत्र और विज्ञापन क्षेत्र। इस तरह से 7 जो इसके मुख्य क्षेत्र बताए हैं, जिनमें से आज के इस वीडियो में हम 3 का अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहले वाणिज्य एवं व्यापार का क्षेत्र। वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र जीवन का महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि इसका संबंध जो है सभी वर्गों एवं व्यक्तियों से होता है। वाणिज्य और व्यापार का जो संबंध है सभी व्यक्तियों से होता है। यही नहीं, वाणिज्य एवं व्यापार किसी भी भाषाभाषी क्षेत्र विशेष तक, क्योंकि व्यापार किसी भाषा विशेष तक सीमित नहीं होता। व्यापार तो सारे संसार में, सारी दुनिया में चलता है। वह एक ओर तो क्षेत्रीय होता है और दूसरी ओर अंतर्देशीय और तीसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। जो व्यापार है वो एक क्षेत्र विशेष में भी किया जा सकता है, पूरे भारत में भी किया जा सकता है, विदेशों के साथ भी किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संघ स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत वाणिज्य और व्यापार का जो स्तर देखा जाए तो इसे सर्वव्यापी कहा जा सकता है। वाणिज्य सेवाएं हो या व्यापारिक, वे 1 या 2 अथवा निकट प्रांत तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका विस्तार तो भारत संघ के प्रत्येक कोने तक है, और वहाँ भी ये सारा कार्य भाषा के माध्यम से ही चलता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के स्तर पर क्षेत्र का मूल्यांकन करें तो निश्चित ये ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से हिंदी ही देश में संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही, और हम हमें जो संपर्क भाषा की जो सर्वाधिक आवश्यकता व्यापार के क्षेत्र में रही, क्योंकि कहीं भी व्यापार करने के लिए वहाँ की भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस क्षेत्र में भी हम व्यापार करेंगे तो वहाँ के लोगों की भाषा का आना हमें बहुत ज़रूरी है। औद्योगिक प्रगति के युग में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा अंग्रेजी होने के कारण इस क्षेत्र में हिंदी में भी अंग्रेजी शब्दावली का भरपूर समावेश हुआ है। लेखाकार जो प्रणाली है द्वारा समस्त जो वित्तीय कार्य व्यापारों का लेखा बहियों में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और लेखाकरण में दर्ज होने वाले लेन देन के बिल, रसीद, कैश मेमो आदि का रूप में लिखित प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए। जैसे परंपरागत शब्दावलियों में व्यापार में बहियाँ, लेन देन, बीजक ये शब्द चलते हैं, और अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, बिल, कैश मेमो, और उर्दू में जो प्रचलित शब्दावली है उसमें दर्ज कहते हैं। और व्यापार विषयक जो प्रयोजनमूलक शब्दावली की विशेष परंपरागत शैली भी उपलब्ध है, जैसे कि जैसे कोई वो सरसों है, उसके मूल्य जैसे कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, तो इससे संबंधित जो परंपरागत जो इसकी जो शब्दावली होगी वो इस तरह से, उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मांग निकलने, आवक कमज़ोर पड़ने से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को ज़्यादातर जिन्सों में मजबूती आ गई। सरसों मिल डिलीवरी 42% तेल कंडीशन 10 रुपये उछालकर 1810 रुपये प्रति क्विंटल की आसपास बोली जा रही। इस तरह की प्रयोजनमूलक भाषा व्यापार में प्रयुक्त होती है कि मांग निकलने पर या आवक तेज होने पर, और स्थानीय जो जैसे सरसों की जब आवक होती है तो उस समय इस तरह की भाषा प्रयुक्त की जाती है। और हिंदी का जो क्षेत्र है विशेषीकृत शब्दावली, जैसे व्यापार के क्षेत्र की जो विशेष प्रयोजनमूलक शब्दावली, उसके जो शब्द है उछाल, मांग निकालना, आवक, जिन्स, मजबूती, नीचे आना, साप्ताहिक निपटान, तेजी का रुख, नए शिखर, खुला छलांग, तेजी, ये कुछ वाणिज्यिक एवं व्यापार क्षेत्र के प्रयोजनमूलक शब्द हैं। इसी के साथ दूसरा जो
क्षेत्र है वो है वैज्ञानिक एवं तकनीक क्षेत्र। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा चिंतन की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है, किंतु मध्यकाल में विकास इसका कम दिखाई देता है। प्राचीन काल में संस्कृत में विज्ञान संबंधी लेखन अवश्य होता था। संस्कृत में ही जो है ये वैज्ञानिक लेखन भी होता था, जैसे आयुर्वेद के जो चर्चा है वो लिखी गई। और पर फिर बाद में क्या हुआ कि दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा भारत अपनी वैज्ञानिक साधना का पर्याप्त विकास नहीं कर पाए। जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ, मुगलों का गुलाम हुआ, तो उस समय वैज्ञानिक साधना का विकास नहीं कर पाए। आधुनिक काल आकर पश्चिम के वैज्ञानिक और जो प्रौद्योगिक परिचय के विस्तार के परिणाम स्वरूप ही, या इस तरह से कह सकते हैं कि आधुनिक युग में फिर वापस से भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीक क्षेत्र में विस्तार हुआ। आज हिंदी में विज्ञान की शब्दावली में प्राचीन संस्कृत शब्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली भी ग्रहण की जा रही है। इनको इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक शब्द है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी, प्लस रेट, वैक्सीन, सैटेलाइट आदि ऐसे अनेक शब्द हैं। और इस तरह से आप उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि रसायन शास्त्र का एक मूलभूत नियम कहता है कि रासायनिक पदार्थ उसके शुद्ध रूप में ही रासायनिक संरचना सदैव एक जैसी रहती है। क्या कहता है कि रसायन शास्त्र का एक मूलभूत नियम क्या कहता है कि रासायनिक जो पदार्थ है उसके शुद्ध रूप में ही रासायनिक संरचना जो है सदैव एक सी रहती है। जैसे पानी सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, H2O। पानी किससे मिलकर बनता है? हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और इसमें 1:8 रहता है कि जैसे पानी का अणु बनाने के लिए क्या होगा, 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन संयुक्त होंगे। तो यह जो है रासायनिक संरचना का नियम है और ये स्थिर है। जो पानी का जो सूत्र है वो यही है, H2, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाने से ही जल बनता है। तो इसको कोई बदल नहीं सकता, इसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि ऊष्मा अपने आप किसी ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर नहीं बहती है। यह ऊष्मा की गति का दूसरा नियम। इन उदाहरणों से एक क्षेत्र विशेष की जो प्रयोजनमूलक शब्दावली के स्तर पर प्रयुक्त किए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्सनिक एसिड, मेटल सॉल्ट, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेट आदि ऐसे शब्द जो हैं ये प्रयोजनमूलक रूप में ही एक विशेष प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त होते। ये वैज्ञानिक क्षेत्र में ही ये शब्द ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं। ये हम आम बोलचाल में इनको ज़्यादा प्रयुक्त थोड़े ही करते हैं, ये तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में ही ये शब्द जो हैं वो प्रयुक्त होते हैं। और अन्य विशिष्ट विषयों के स्तर पर अन्य विशेष की सुनिश्चित अर्थ में भी ये प्रयुक्त नहीं मिलते। अब आगे आती है कार्यालयी हिंदी क्षेत्र। कार्यालय हिंदी क्षेत्र से आज से प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी से प्रशासन के क्षेत्र में। प्रशासन का क्षेत्र सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यालयों के कामकाज तक विस्तारित है। जो प्रशासन का कार्य है वो सरकारी और जो सार्वजनिक कार्यालय हैं उनमें जो कामकाज होता है, अतः इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को क्या कहा जाता है? कार्यालय हिंदी, जो मूलतः प्रयोजनमूलक है। हिंदी का यह कार्यालय रूप स्वतंत्रता के बाद ही विकसित हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी ही राजभाषा थी। उससे पहले मुगल काल में फारसी राजभाषा थी। तो अपनी जो हिंदी है इसका जो कार्यालय रूप है वो स्वतंत्रता के बाद ही विकसित हुआ। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में हिंदी का प्रयोग तब आरंभ हुआ जब स्वाधीन भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। अतः सरकारी कार्यालयों में कामकाज की पद्धति वही अपनाई गई जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के समय थी। इस कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए अनुवाद की व्यापक रूप से आवश्यकता हुई, क्योंकि संपूर्ण कार्यविधि मूल रूप से पहले किस में होती थी? अंग्रेजी में होती थी। जब सरकारी कार्य हिंदी में किया जाना आरंभ हुआ तो अनुवाद के माध्यम से ही हिंदी का कार्यालयों में विकास हुआ। कार्यालय जो हिंदी है उसका स्वरूप सरल, स्पष्ट और सुबोध होना नितांत आवश्यक है,
कि जिससे वो एक दूसरे को समझ आ सके, जिससे यह भाषा उन आम लोगों की समझ में भी आ सके जिनके लिए प्रशासन किया जा रहा है। यही कारण है कि जो कार्यालय हिंदी औपचारिक भाषा का रूप लिए हुए। विज्ञान की भाषा भी औपचारिक ही होती है, लेकिन कार्यालय भाषा जो है वो औपचारिक, ताकि अधिकारी क्षेत्र के तंत्र के पद का जो अनुक्रम होता है उस पर आधारित है। अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने से अधीनस्थ अधिकारी से एक विशेष प्रकार की औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। और इसके साथ ही जो पारिभाषिक शब्दावली का जो है वो प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको छुट्टी चाहिए और आप एक छात्र भी हो सकते हैं या एक अध्यापक भी हो सकते हैं और आपको छुट्टी चाहिए, तो आप किस तरह से अवकाश पत्र के माध्यम से औपचारिक भाषा में अपने जो अधिकारी है उसको किस तरह से आप वो छुट्टी के लिए अवकाश पत्र देंगे। तो उसकी जो भाषा होगी, किस तरह की सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, तो वो औपचारिक भाषा होगी और वो सरल और सहज होगी, जिससे वो सभी के समझ में आ सके। आज के वीडियो में इतना ही, और कल हम जो प्रयोजनमूलक हिंदी का जो क्षेत्र है उसके अगले जो पार्ट हैं, विधि का क्षेत्र, संचार सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र, संचार माध्यम क्षेत्र या विज्ञापन का क्षेत्र, उस पर चर्चा करेंगे। और आप इन वीडियो को ध्यान से सुने और हो सके तो जो मैं PDF आपको उपलब्ध करवाऊंगी उनसे आप इसके नोट्स बना लें, जिससे कि आपको ये समझने में सुविधा रहे। और तब तक के लिए धन्यवाद।